सुनो, तो नारायण राव की हत्या किसने कराई थी? रघुनाथ राव। नारायण राव ऐसे पेशवा थे जो मतलब माधव राव के बाद में जब नारायण राव आए तो नारायण राव की हत्या करा दी रघुनाथ राव ने पेशवा बनने की चाहत में। लेकिन यह बात किसको पता चल गई? नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के एक बहुत ऊंचे पद के अधिकारी थे। जब नाना फडणवीस के पास ये बात पहुंची कि हत्या करा दी गई है पेशवा की, किसके द्वारा? रघुनाथ राव के द्वारा, तो नाना फडणवीस ने विरोध किया और एक वार भाई नाम की परिषद की स्थापना की थी। और रघुनाथ राव ने जिस पेशवा की हत्या कराई थी नारायण राव की, वो उस नारायण राव का एक लड़का था जो अभी केवल 40 दिन का था, जिसे पेशवा घोषित कर दिया। पीछे से शासन कौन कर रहे थे? नाना फडणवीस। मराठा साम्राज्य ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मैंने शुरुआत से बताया आपको कि एक गद्दार भी था जिनमें, इसका नाम क्या था? रघुनाथ राव। सब कुछ इस रघुनाथ राव का किया धरा है मराठा साम्राज्य के पतन की अगर हम बात करें तो, क्योंकि रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? पेशवा। अब यहां पर दो चीजें हैं, दोनों को ध्यान से समझिए। एक तरफ तो कौन है? सवाई माधव राव। सवाई माधव राव। अच्छा, सवाई माधव राव, ये इनकी एज कितनी दिन की है? मात्र ये मात्र 40 दिन के हैं, नया नया इनका जन्म हुआ है। और एक तरफ कौन है? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, ठीक है। अब इनके जो पिता थे सवाई माधव राव के, वो कौन थे? नारायण राव। नारायण राव। नारायण राव की हत्या करा दी रघुनाथ राव ने ताकि मैं पेशवा बन जाऊं। लेकिन सवाई माधव राव जो 40 दिन के थे, इन्हें ही पेशवा बना दिया जाता है। किसके द्वारा? बार भाई परिषद के द्वारा। बार भाई परिषद एक कमेटी थी जिसकी स्थापना किसने की थी? नाना फडणवीस ने। और पीछे से नाना फडणवीस साम्राज्य को चला रहे थे। लेकिन इस बात की बहुत ज्यादा दुखदाई और कष्टदायक ये बात हो जाती है किसके लिए? रघुनाथ राव के लिए। अब इसको तो क्या बनना है भैया? पेशवा बनना है। लेकिन इसको पेशवा बनने के लिए रोक रहे हैं कौन? नाना फडणवीस और साम्राज्य की प्रजा या जनता। तो ये पेशवा जबरदस्ती बनने की कोशिश करता है और इस प्रयास में ये पहुंच जाता है अंग्रेजों के पास। किसके पास पहुंच जाता है? अब जब ये अंग्रेजों के पास पहुंच जाता है, कौन? रघुनाथ राव। तो अंग्रेज तो इस चीज की चाहत लेके शुरू से बैठे थे कि भाई हम मराठा साम्राज्य में दरार का कारण बने और धीरे से मराठा साम्राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला ले, जैसे इन्होंने पहले से जीतते हुए आ रहे हैं भारत के अन्य राज्यों की तरह। तो इसी तरह से ये मराठा साम्राज्य को खत्म करके और मराठा साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना चाह रहे थे अंग्रेज। लेकिन यहां पर कहानी ये होती है कि रघुनाथ राव किसके पास पहुंच जाता है? बताएं। अंग्रेजों के पास पहुंच जाता है। किसके पास पहुंच जाता है? अंग्रेजों के पास पहुंच जाता है। तो अंग्रेज इसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंग्रेजों ने इसकी सहायता करने के लिए तैयारी कर ली, लेकिन अंग्रेजों ने इसके सामने शर्त रखी। उस शर्त को हम नाम देंगे संधि। संधि क्या होती है? संधि का मतलब यह होता है कि हम अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो बदले में आपको भी हमें कुछ प्रदान करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने रघुनाथ राव से बोला कि तुम्हें पेशवा बनना है? बोले हाँ, मुझे पेशवा बनना है। तो रघुनाथ राव से अंग्रेजों ने कहा कि अगर तुम्हें पेशवा बनना है तो हमारी कुछ शर्तें तुम्हें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त कौन सी थी? अच्छा, ये जो सारी शर्तें थी, इस शर्त को हम कहते हैं संधि के तौर पर सूरत की संधि। मतलब सूरत की संधि की गई। सूरत नाम की जगह कहां पर पड़ती है? जल्दी बताएं। तो सूरत की संधि के तहत ये सारी बातें हैं। पहली बात ये कही, सूरत की संधि के तहत पहली बात ये कही कि भाई जो सालसेट नाम का द्वीप है। अच्छा, सालसेट नाम का द्वीप कहां पर पड़ता है? मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा ये गुजरात है, हाँ कि नहीं? और इसके जस्ट नीचे कौन है? महाराष्ट्र। तो यहां पर मुंबई पड़ता है। तो मुंबई जो वर्तमान में मुंबई है, और थाने महाराष्ट्र का प्रसिद्ध क्षेत्र है थाने और मुंबई। उस समय इनके नाम क्या थे? सालसेट। और सालसेट के नाम एक नाम और था वसीन। तो सालसेट और वसीन की हम बात करें, ये दो बहुत महत्वपूर्ण द्वीप थे जो किसने जीते थे? मराठों ने। और जो किसके अंतर्गत आते थे? मराठों के अंदर। लेकिन यहां पर सालसेट और वसीन नाम के द्वीप पर अंग्रेजों की कड़ी निगाहें थी, क्योंकि यहां पर एक बंदरगाह भी था जिससे वो व्यापार कर सकते थे समुद्री रास्ते से। ठीक है, आपको पता है यहां पर कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर। तो सालसेट और वसीन जो द्वीप हैं वो अंग्रेजों को देने पड़ेंगे अगर तुम पेशवा बनते हो तो। रघुनाथ राव तो पेशवा बनना चाहता था, तो उसने कहा हाँ भैया मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो इसने इस बात पर क्या कर दिया? हामी भर दी। दूसरी इन्होंने शर्त ये रखी, किस संधि के तहत? सूरत की संधि। प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। और ये संधि कब की गई थी? 1775 में। कब की गई थी? 1775। ठीक है, तो दूसरी शर्त ये रखी कि सूरत नाम की जो जगह है, उस सूरत नाम की जगह से जितना भी राजस्व, क्योंकि सूरत मतलब गुजरात है कि नहीं,
तो इतना भयंकर टैक्स आता था यहाँ पे, जितना भी राजस्व आएगा उस राजस्व का आधा हिस्सा तुम रखोगे, आधा हिस्सा हम रखेंगे। तो उसने कहा ठीक है भैया, मुझे तो पेशवा बनना है, तुमको जो लेना है तुम ले लो। तो इसके बदले उन्होंने सूरत पर भी क्या कर दिया, टैक्स की बंटवारा कर दिया। अब अंग्रेज इसको क्या देंगे, रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। पेशवा कैसे बनेगा, जब सवाई माधवराव या नाना फडणवीस की हम बात करें, इनसे युद्ध होगा, तब रघुनाथ राव को 2500 सिपाही दिए जाते हैं। और ये सिपाही कौन से सिपाही होते हैं, अंग्रेज सिपाही। अच्छा, अंग्रेज जो सिपाही थे वो भारतीय सिपाहियों के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रशिक्षित थे। दूसरी चीज, वो अपनी भाषा में बात करते थे जो कि हमें नहीं आती थी। तो वो युद्ध के मैदान में तुरंत निर्णय ले लेते थे आपस में बात करके, और हम नहीं समझ पाते थे कि इनकी चाल क्या है, क्योंकि हमें उनकी भाषा नहीं आती थी। और बहुत सारी ऐसी शैलियां थी जिनमें भारतीय सिपाही पीछे थे, ये पूरी तरह से प्रशिक्षित थे। और आधुनिकीकरण की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखने को मिलता है हमको कि इनके पास बंदूकें थी, लेकिन हम क्या चलाते थे, तलवार चलाते थे। तो इसके विषय में अगर हम बात करें तो 2500 सिपाही अंग्रेज जो बहुत ज्यादा प्रशिक्षित थे, जो किसे दिए गए, रघुनाथ राव को। साथ में 2500 सिपाही देने के बाद यहां पर अगर हम आगे बात करें कि रघुनाथ राव से एक बात और की गई कि भाई अगर तुम जीत जाते हो तो ये पूरे 2500 सिपाहियों का खर्चा तुमको ही उठाना पड़ेगा, और इनको जीवन भर जो पेमेंट देंगे वो आप ही देंगे, क्योंकि इन्होंने आपकी क्या की है, मदद की है। क्या की है, मदद की है। और यहां पर अगर हम बात करें 2500 सिपाही देने के बाद, रघुनाथ राव तो हर मामले में पेशवा बनना चाहता था, तो रघुनाथ राव तीनों शर्तों को मान लेता है। और यहां पर क्या होता है, युद्ध चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है, युद्ध। तो एक तरफ कौन होता है, रघुनाथ राव, और दूसरी तरफ होता है कर्नल कीटिंग। कर्नल कीटिंग कौन है, जो रघुनाथ राव का साथ दे रहा है, उन 2500 सिपाहियों का सेनापति। अच्छा, सामने कौन है, तो इसके सामने हो जाएंगे हरिपंत फड़के, जो मराठा साम्राज्य के एक सेनापति हैं। इनका नाम क्या था, हरिपंत फड़के। ठीक है, अब युद्ध चालू हुआ सन 1776 में। लेकिन जब ये पूरी जानकारी यहां बंगाल में, आपको पता है उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में कौन आ गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये अंग्रेजों का प्रमुख सेनापति था, या हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों का प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, राजा। तो इसको जब ये संधि के प्रतिलिपि पहुंचती है कि ये संधि है, इस संधि में ये शर्तें हैं, जब ये उन संधियों को पढ़ता है तो स्पष्ट रूप से मना कर देता है कि हम इस प्रकार की कोई भी संधि मराठों से नहीं करेंगे। अर्थात ये भी मराठा था, रघुनाथ, तो हम इनसे किसी भी प्रकार की संधि नहीं करेंगे, युद्ध को अभी रोका जाए, ये 2500 सिपाहियों को वापस बुला लिया जाए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के आदेश पर इन 25 सिपाहियों को वापस बुला लिया गया और युद्ध क्या हो गया, विराम हो गया। अब इसके पीछे वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत समझदार और चालाक प्रवृत्ति का आदमी था। क्या नाम था इसका, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, आया था 1772 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। तो यहां पर भैया युद्ध क्या हो जाता है, विराम हो जाता है। युद्ध क्या हो जाता है, विराम। 1776 में युद्ध विराम हो जाता है। अब जब युद्ध विराम हो गया तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों के साथ में एक संधि करी। मराठा कौन, ये नहीं, मराठा कौन, हरिपंत फड़के और नाना फडणवीस। ठीक है, इनके साथ एक संधि करेंगे और संधि के तहत क्या होगा कि ये कहेगा कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, कि हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि आपने जो रघुनाथ राव के साथ में व्यवहार किया है, तो रघुनाथ राव को आपको माफ करना पड़ेगा। क्योंकि रघुनाथ राव मराठा साम्राज्य में गद्दार का काम कर रहा था। जो चीजें पसंद नहीं आ रही थी मराठा सैनिकों को और मराठा के जो संरक्षक हैं उनको, तो मराठाओं के सिपाहियों और मराठाओं के संरक्षकों ने माधवराव से कहा, रघुनाथ राव से कहा कि तुम अंग्रेजों के साथ मत रहो, तुम षड्यंत्र मत करो, ये जो युद्ध करा रहे हो आपस में मिलकर, हम आपस में ही लड़ रहे हैं, क्या ये सही बात है? तो रघुनाथ राव को समझाने का प्रयास किया। तो यहां पर एक संधि होती है 1776 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1776 में इस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, पुरंदर की संधि। इस संधि के तहत युद्ध रोका गया। युद्ध किस किस के बीच में रोका गया, रघुनाथ राव और हरिपंत फड़के के बीच में। और प्रस्ताव पास किया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कहा गया कि भैया तुम किसे पेशवा बनाना चाहते हो, तुम ये बात बताओ, रघुनाथ राव को पेशवा बनाना चाहते हो क्या? तो अब आप लोग अपने विवेक से मुझे बताएं, क्या मराठा चाहेंगे कि रघुनाथ राव को पेशवा बनाया जाए? क्यों नहीं चाहेंगे?
हाँ, तो मराठा क्या चाहेंगे, किसे पेशवा बनाया जाए, सवाई माधवराव। तो अंग्रेजों ने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि तुम्हारा जो पेशवा है वो सवाई माधवराव होगा। ठीक है, बात खत्म। लेकिन दूसरी बात, अंग्रेजों ने यह भी स्वीकार किया कि ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मराठा थोड़े थोड़े पीछे हट रहे थे, हारने की कगार पर पहुंच रहे थे। तो कुछ क्षेत्र मराठा हार चुके थे, और वो क्षेत्र किसने जीत चुके थे, अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने जितने भी क्षेत्र जीते थे वो सभी क्षेत्र वापस किसको कर दिए, मराठाओं को। तीसरी चीज, मराठाओं ने बोल दिया रघुनाथ राव से कि तुझे हम हर महीने कितने रुपए देंगे, 25,000। तो 25,000 रुपए की क्या दे दी गई, इसको पेंशन दे दी गई। क्या दे दी गई, साथ में मराठाओं ने एक और शर्त रखी इनके साथ में, अंग्रेजों के साथ में, कि हमारा कोई भी विद्रोही हो, जैसे तुमने आज रघुनाथ राव का साथ दिया, कल को हमारा कोई भी विद्रोही हो तो हमारे किसी भी विद्रोही का साथ तुम नहीं दोगे। वारेन हेस्टिंग्स ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे किसी भी विद्रोही का साथ नहीं देंगे। लेकिन अब अंग्रेजों के मांगने की बात आई थी। अभी तक तो कौन मांग रहे थे, मराठा। अब अंग्रेजों ने, देखो संधि का मतलब क्या होता है, तो मराठाओं से अंग्रेजों ने कहा कि वो सब तो ठीक है, पर वो सॉल्सेट और वसीम जो क्षेत्र आपने देने की बात करी थी रघुनाथ राव ने, तो थोड़ा सा क्या सोचते हो इस विषय में। तो इस विषय में मराठाओं ने सीधा मना कर दिया कि हम तुमको सॉल्सेट और वसीम नाम का क्षेत्र नहीं देंगे, लेकिन हां, हम तुमको ऐसा क्षेत्र देने के लिए तैयार हैं जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए हो। ठीक है, तो ये बात किसके द्वारा कही गई, मराठाओं के द्वारा। किसके द्वारा कही गई। लेकिन यहां पर एक कहानी हो जाती है। कहानी क्या हो जाती है कि रघुनाथ राव के सामने यह कहा गया था कि हम तुझे हर महीने कितने रुपए देंगे, 25,000, लेकिन तू किसके साथ नहीं रहेगा, अंग्रेजों के साथ। पर फिर भी रघुनाथ राव किसका साथ देता है, अंग्रेजों का, और अंग्रेजों के साथ कंटिन्यू ये मिला जुला रहता है। ठीक है, तो यहां पर यह बात पसंद नहीं आती किसे, मराठाओं को। और मराठा पूरी तरह से समझ चुके होते हैं कि युद्ध तो ठन गया है और अगला युद्ध फिर अंग्रेज हमसे करेंगे। इससे पहले अंग्रेज हमसे युद्ध करे, उसके पहले हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, तैयार, और हमें अपनी सेना बढ़ानी चाहिए, हमें अपना दम और हमारा अपना बल बढ़ाना चाहिए। तो इस क्रम में क्या होता है, मराठाओं के पास भाई सिपाही तो बहुत थे, लेकिन सिपाही प्रशिक्षित नहीं थे। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं आप शिक्षक हूं और किसी मिलिट्री के जवान से अगर मेरा युद्ध कराया जाए, ये 2-2 हाथ कराया जाए या एक प्रतियोगिता कराया जाए, तो वो मुझे 1 मिनट में गिरा देगा जमीन पे। कैसे गिरा देगा, मुझे प्रशिक्षण ही नहीं है। उनके पास 1760 तरीके हैं नीचे गिराने के। तो प्रशिक्षित सिपाही और नॉन प्रशिक्षित सिपाही में बहुत अंतर होता है। तो मराठा समझ चुके थे कि हमें अपने सिपाहियों को प्रशिक्षण देना होगा, जो कि किसकी तरह हो सके, अंग्रेजों की तरह। पर अंग्रेज तो इस चीज का सहयोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो उसी के साथ अंग्रेजों के साथ में भारत में एक और कंपनी थी, याद करो, फ्रांसीसी। कौन थी, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों से इन्होंने एक संधि की, संधि तो नहीं मतलब एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया, मित्रता की। और फ्रांसीसी भी ये चाहते थे कि भारत के जो पेशवा है, भारत के जो छोटे छोटे शासक हैं, इनका साथ हमें मिले ताकि इनके राज्य में हम व्यापार कर सकें। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज सभी हाथ में हाथ मिलाने के लिए, तो फ्रांसीसियों से इन्होंने मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया और फ्रांसीसियों से कहा कि हमारी मदद कीजिए, हमारे सिपाहियों को प्रशिक्षित कीजिए। तो फ्रांसीसी सिपाहियों ने 2500 के आसपास लगभग 3000 सिपाही किसे दे दिए, मराठाओं, कि ये तुम रखो, हमारे सिपाही तुम रखो, ये युद्ध में तुम्हारे काम आएंगे, और तुम्हारे 10,000 सिपाही हमें दे दो, जिनको हम क्या देंगे, प्रशिक्षण देंगे। वो जब प्रशिक्षित हो जाएंगे तो हम तुम्हें वापस कर देंगे। तो इस प्रकार मराठा साम्राज्य जो है अपने आप के अंदर ही अंदर मजबूत होने के लिए चल रहा था। ठीक है, अच्छा, बदले में यहां पर कहानी क्या होती है। अब देखो भाई, फ्रांसीसियों को भी कुछ चाहिए। फ्रांसीसी फ्री में थोड़ी ना सब कुछ करेंगे कि तुम्हारे सिपाहियों को प्रशिक्षण भी दे दें, हमारे 2500 सिपाही तुमको दे भी दें। तो बदले में फ्रांसीसी क्या चाहते थे कि जो पूरा पश्चिमी घाट है, देखो आपको पता होगा कि यहां हैदराबाद वाला जो क्षेत्र पड़ता है, यहां मैसूर वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये सभी लोग टैक्स दे रहे हैं मराठाओं को। मतलब ये क्षेत्र सब पूरा किसके कब्जे में आ चुका है, मराठाओं के। तो इस पूरे पश्चिमी घाट पर व्यापार करने की अनुमति चाहिए थी किसे, पुर्तगाली, किसे, फ्रांसीसियों को, ताकि वो यहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। तो ये बात की जानकारी, मतलब अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि भाई अब पूरी तरह से मराठा मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में जानकारी कौन, रघुनाथ राव दे देता है किसे, अंग्रेजों को, कि भैया ऐसी ऐसी कहानी चल रही है। तो अंग्रेज उठा के आओ देखते हैं ना ताओ, और सीधा अटैक कर देते हैं किसके ऊपर, मराठाओं को। इस बार मराठाओं का नेतृत्व किया था महादजी सिंधिया ने, महादजी सिंधिया। अब महादजी सिंधिया एक बहुत बेहतरीन कुशल नेतृत्व के साथ सेना को लेकर आगे बढ़ते हैं
और अंग्रेजों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देते हैं, हरा देते हैं। लेकिन वो जो अंग्रेज हारते हैं वो इस रीजन में हारते हैं, लेकिन इनका राजा कहां बैठा हुआ है? बंगाल में। इसका नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। जब अंग्रेज हार जाते हैं तो अंग्रेज अपने आप का आत्मसमर्पण कर देते हैं, और इन्हीं के साथ कौन मिला जुला होता है जल्दी बताएंगे? रघुनाथ राव। ये भी क्या कर देता है? आत्मसमर्पण, कि भैया हमसे गलती हुई, और ये मान भी लेता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। लेकिन इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और एक संधि होती है जिस संधि का नाम है बड़गांव की संधि। अब ये संधि किसकी तरफ से होगी जल्दी बताएं? अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि अंग्रेज हार गए हैं। तो अंग्रेजों ने बड़गांव की संधि की अंग्रेजों मराठाओं से, और इस संधि के तहत जितने भी जीते हुए प्रदेश थे वो मराठाओं को क्या दे दिए गए? वापस दे दिए गए। रघुनाथ राव को पकड़ लिया गया। रघुनाथ को क्या कर लिया गया? रघुनाथ राव को पकड़ लिया गया, और यहां पर एक और हस्ताक्षर कराया गया कि अब अंग्रेज किसी प्रकार से मराठाओं के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इस बात की जानकारी, या हम यूं कहें कि बड़गांव की जानकारी या बड़गांव की संधि की जानकारी किसे पहुंचती है? वारेन हेस्टिंग्स, कि भैया साउथ इंडिया में ऐसा ऐसा चल रहा है। तो वारेन हेस्टिंग्स कहता है किसने कहा संधि करो, मुझसे पूछो तो सही। बड़गांव की संधि के बाद देखो मैंने आपको 3 संधि बताई, पहले सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि। अब वारेन हेस्टिंग्स अपनी तीनों सेनाओं को भेज देता है, यहां से बंगाल से तीनों सेनाओं को भेज देता है, और जब तीनों सेनाएं आती हैं तो बहुत बुरी स्थिति बन जाती है। यहां पर 1781 के आसपास का एक युद्ध होता है जिसका नाम था सिपरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिपरी, यहां लिख देते हैं सिपरी का युद्ध। और सिपरी के युद्ध में महादजी सिंधिया हार जाते हैं। महादजी सिंधिया हार जाते हैं, मराठा पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। जब मराठा पूरी तरह से हार जाते हैं, क्योंकि भाई देखो 3 सेना जाकर जब लड़ेंगी वारेन हेस्टिंग्स की मराठाओं से, तो मराठा पूरी तरह से हार जाते हैं। जब मराठा पूरी तरह से हार जाते हैं, महादजी सिंधिया सिपरी के युद्ध में पूरी तरह से हार जाते हैं, तो अब फिर से एक संधि होगी, और इस संधि का नाम था सालबाई की संधि। कौन सी संधि? सालबाई की संधि। और ये सालबाई की संधि हुई थी सन 1782 में। ठीक है, तो इस सालबाई की संधि के तहत कहानी क्या होती है कि अंग्रेज मराठाओं के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि पहले तो तुम मुझे वो सालसेट और वसीम नाम का जो क्षेत्र की जो बात चल रही थी, पहले तो हमको वो दे दो भाई। वो चले जाते हैं, वो चले जाते हैं, और मध्यस्थता के लिए बिठाया जाता है बीच में कैसे? महादजी सिंधिया को। किसे बिठाया जाता है? महादजी सिंधिया को। जितने प्रदेश मराठाओं ने जीते हैं वापस कर दिए जाते हैं, किनको? अंग्रेजों को। और जो मैंने शुरुआत में सालसेट और वसीम की बात करी थी, जो सूरत की संधि के तहत जिनका निर्धारण हुआ था क्षेत्र देने का, वो किसके पास चले जाते हैं? अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेज इतने चालाक और चतुर थे, इन्हें पता था बहुत अच्छे से कि ये मराठा है, ये अटैक फिर से कर सकते हैं और हम हार भी सकते हैं। तो मराठाओं का जो प्रमुख सेनापति था महादजी सिंधिया, इसको बीच में रखो। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने मराठाओं से महादजी सिंधिया को अलग कर दिया और इनको मध्यस्थता स्थापित करने के लिए बीच में बिठा दिया कि तुमको हमारी तरफ भी बोलना पड़ेगा, तुमको मराठा तरफ भी बोलना पड़ेगा। मतलब तुम मध्यस्थता, अगर मराठाओं की तरफ से कोई गलती होती है तो बीच में कौन रहोगे? तुम। सजा किसे मिलेगी? तुम्हें। दोनों पक्षों में कोई भी अगर गलती करेगा तो मध्यस्थता कौन स्थापित करेगा? तुम। इस प्रकार महादजी सिंधिया जब बीच में आ जाते हैं तो अब तो युद्ध हो नहीं सकता। तो इस प्रकार 1782 में ये युद्ध क्या हो जाता है? रुक जाता है, और पूरी तरह से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। मराठा हार जाते हैं, और इस युद्ध के तहत ये आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ ये लगभग 4-5 साल चला, लगभग 1775 से 1782। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है जिसमें टोटल कितनी संधि हुई? 4। मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ, जिसमें पहली संधि कौन सी हुई? सूरत की। दूसरी संधि पुरंदर, तीसरी बड़गांव, और सबसे आईएमपी संधि है वो सालबाई। सालबाई की संधि जो कब हुई? 1782। और इस युद्ध में पूरी तरह से कहानी क्या हो जाती है जल्दी बताएं? खत्म। लेकिन इस संधि में अंग्रेजों ने मराठाओं से एक बात और कही थी कि ध्यान देना, किसी भी यूरोपीय व्यक्ति से आप संपर्क नहीं करोगे, क्योंकि देखो फ्रांसीसी और ये मराठा आपस में क्या बन चुके हैं? दोस्त बन चुके हैं। तो अगर फिर से ऐसी कहानी हुई और फिर फ्रांसीसियों ने मदद कर दी इनकी, तो ये फिर मजबूत हो जाएंगे। तो अंग्रेज बहुत चतुर थे, तो अंग्रेजों ने क्या कहा? किससे? मराठाओं से, कि अब किसी भी प्रकार का दोस्ती तुम किसी भी यूरोपियनों के साथ में नहीं रखोगे। तो यहां पर खत्म होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सन 1782। ठीक है, अब हम बात करेंगे, कुल 3 युद्ध हुए थे। तृतीय 3 युद्धों में दूसरा युद्ध हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे युद्ध का नाम है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो आप हमेशा आंग्ल का मतलब समझते होंगे, समझ नहीं पाते होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज,
तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब अगर हम इसकी बात करें, ये चला 1803 से 1805 तक, 1803 से 1805 तक। देखो आखिरी युद्ध कब तक चला था? पुराना वाला, पहला वाला 1782 तक। तो लगभग 20 साल क्या रही? शांति रही। 20 साल क्या रही? शांति। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण घटना यह होती है कि सन 1795 में जो नाना फडणवीस हैं, जो मुख्य हैं किसके? वारभाई परिषद के, जो साम्राज्य को चला रहे हैं, नाना फडणवीस, इनकी क्या हो जाती है? अरे बताए ना भैया, इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी चीज, पेशवा कौन रहे हैं? सवाई माधवराव। ये भी थोड़ा थोड़ा ठीक, मतलब बहुत मजबूत तो नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक ये शासन चला रहे थे, ठीक है। तो ये सवाई माधवराव सन 1800 में इनके साथ एक घटना होती है। ये शनिवार वाड़ा पढ़ाया था ना, क्या है शनिवार वाड़ा? महल है, किसका? मराठाओं का। तो मुख्य महल है ये। तो शनिवार वाड़ा पुणे में पड़ता है। ये शनिवार वाड़ा से कूद कर ये आत्महत्या कर लेता है। कौन? सवाई माधवराव क्या कर लेता है? आत्महत्या। अब सवाई माधवराव तो खत्म हो गए। अब अगला पेशवा कौन बनेगा? अब तुम सोचो कौन बन सकता है? रघुनाथ राव। लेकिन रघुनाथ राव खुद ना बन के अपने बेटे को बिठाने का प्रयास करता है। अरे यार क्या चुभ रहा है पैरों में। अपने बेटे को बिठाने का प्रयास करता है और इसके बेटे का नाम है बाजीराव द्वितीय। इसे बिठाने का प्रयास करता है कि किसी भी तरह से मैं कैसे बिठाल दूं गद्दी पर बाजीराव द्वितीय को। लेकिन फिर बात वहीं आकर अटक जाती है कि प्रजा मानेगी? भाई मेरी जो प्रजा है ये मानेगी? ये नहीं मानेगी। तो यहां पर बात यह हो जाता है कि जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है तो मराठा साम्राज्य बहुत छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। जैसे हम बात करें होलकर वंश, जैसे हम बात करें गायकवाड़, जैसे हम बात करें भोसले, जैसे हम बात करें सिंधिया, ठीक है, जैसे हम बात करें खुद पेशवा, और भी सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इन छोटे छोटे वंशों में टूट जाता है। अब टूट जाता है तो कहानी, सबसे प्रमुख कहानी ये होने लगती है कि ये साम्राज्य को लेकर ये आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सब चाहते थे कि पेशवा हम बन जाए या हमारा साम्राज्य हो जाए। तो सबसे प्रमुख एक यहां पर युद्ध होता है जिसमें यशवंतराव होलकर और दौलतराव सिंधिया, नाम लिख देता हूं मैं, यशवंतराव होलकर और दौलतराव सिंधिया, ये दोनों आपस में युद्ध के लिए लड़ जाते हैं। हालांकि सिंधिया के साथ में कौन था? ये पेशवा का नाम क्या है भाई? बाजीराव द्वितीय। लेकिन अभी ये पेशवा नहीं बना है, तो अभी संघर्ष की स्थिति है। तो इसमें यशवंतराव होलकर ये क्या हो जाता है? जीत जाता है। ये क्या हो जाता है? जीत जाता है। अच्छा, दौलतराव सिंधिया हार जाते हैं, अर्थात पेशवा भी क्या हो जाता है? हार जाता है। तो अब पेशवा किस साम्राज्य से बनने वाला होता है? होलकर साम्राज्य से। यशवंतराव होलकर के साम्राज्य से पेशवा बनने वाला होता है। लेकिन यही इसको क्या बनना था? पेशवा। गद्दार बाप की गद्दार औलाद है। ये कहां निकल जाता है भैया? बाजीराव द्वितीय कहां चला जाता है? अंग्रेजों के पास। कहां चला जाता है? अंग्रेजों के पास। इसके पिताजी भी अंग्रेजों के पास गए थे। अरे हाँ कि नहीं? तो ये भी अंग्रेजों के पास चला जाता है। अब तुम बताओ ये क्या करेगा? ये प्रयास करेगा कि मैं अंग्रेजों के साथ सहायता लूं और इनके ऊपर अटैक करूं, सबको मारूं, खत्म करूं और क्या बन जाऊं? पेशवा। तो क्या ये इस तरह का प्रयास कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो ये इस तरह का प्रयास करता है, ठीक है। तो अंग्रेज भी देखो भाई, अंग्रेज तो मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अंग्रेज 1802 में एक संधि करते हैं और इस संधि का नाम होता है वसीन की संधि। कौन सी संधि करते हैं? वसीन की संधि करते हैं। इस वसीन की संधि में अंग्रेज सीधा बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए भाई? सूरत चाहिए। हमें क्या चाहिए? सूरत। और हम तुम्हें 6000 सिपाही देंगे। कितने हजार सिपाही देंगे? 6000 सिपाही देंगे। और उन पूरे सिपाहियों की वेतन ताउम्र आपको देना पड़ेगा, वो रहेंगे साम्राज्य में आपके। ये एक प्रकार की बहुत गलत नीति थी, क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे 10-20 सिपाही मैं आपके साम्राज्य में छोड़ दूं और आपसे कहूं कि ये आपकी रक्षा करेंगे, आप इसकी पेमेंट करना। लेकिन जब मेरी और आपकी लड़ाई हो तो मेरे सिपाही मेरे पास वापस आ जाएंगे और आपके पास तो फिर कुछ बचा ही नहीं।
अंग्रेजी बहुत समझदार थे। तो 6000 सिपाही किसे देते हैं ये? बाजीराव द्वितीय को, कि भाई ये ले, तू ये क्या कर ले, 6000 सैनिक रख ले, इनका वेतन तुझे ही देना पड़ेगा। तीसरी चीज, कोई भी जो विदेशी व्यापार होगा वो तू हमसे पूछेगा, उसके बाद विदेशी व्यापार करेगा। उसके बाद जितने भी पश्चिम के बंदरगाह होंगे उन पर अधिकार हमारा होगा। हमसे किसी भी प्रकार का टैक्स तू ले नहीं सकता। विजित प्रदेशों में कहां जीतना है, जहां भी जीता जाएगा उसमें हमारी सहभागिता या हमारी भूमिका रहेगी। तो अब इसको तो क्या बनना है भैया? पेशवा। तो ये संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। इस संधि का नाम क्या है? वासीन की संधि। सन क्या है? 1800। तो क्या ये अब पेशवा तो ये बन गया, लेकिन क्या पेशवा बनने के बाद भी ये स्वतंत्र रूप से पेशवाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यहां पर इस क्रम में पेशवा बनने के लिए होलकर, गायकवाड़, भोसले और सिंधिया ये सब भी क्रम में है, पीछे हैं। ये भी चाहते हैं कि हमें क्या मिल जाए? पेशवाई का पद मिल जाए। तो ये छोटे 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 मतलब अलग अलग करके अगर एक साथ मिलकर अटैक करते तो कुछ इसका नतीजा निकल सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया? अलग अलग तरह से एकजुट ना होकर किसके ऊपर आक्रमण किया? अंग्रेजों के ऊपर। और अंग्रेजों ने बारी बारी से लगभग सबको क्या कर दिया? हरा दिया। और सबको जब अलग अलग हराया तो अंग्रेजों की आदत तुम्हें पता है कि अंग्रेज जब हरा देते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं फिर? संधि। और संधि में कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो सबसे पहले सिंधिया वंश जब हारता है तो सिंधिया वंश के साथ एक संधि करते हैं, अजन गांव की संधि। कौन सी संधि? अजन। याद रखना बेटा, ये संधियां इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पेपर में संधियां ही पूछी जाती है, संधियां ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। संधियां आपको याद करना है। कुछ भी करो आपको याद करना। आपको नौकरी लगना है ना, तो याद आपको करना पड़ेगा भाई। देखो, कठिन कब तक है? जब तक वो आपसे नहीं बनता। बनने के बाद क्या हो जाएगा? सरल। आपको याद हो जाएगा, आपको वो चीजें सरल लगने लगेगी। तो आप उसे याद कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर अपन बात करें भोसले के साथ, भोसले वंश के साथ किस चीज की संधि होती है? तो इनके साथ संधि होती है देवगांव की। कौन सी संधि? देवगांव की। आखिरी में बचते हैं होलकर। तो होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? राजपुर घाट। तो ये इन 3 संधियों के द्वारा जब लगभग सब थोड़े तरीके से हार जाते हैं, सब हार जाते हैं, तो अंग्रेज संधियां करते हैं। और इस प्रकार सन 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। 1805 में द्वितीय आंग्ल। तो अब अंग्रेजों के पास बहुत अधिक क्षेत्र जा चुका है। पेशवा कौन बन चुके हैं? बाजीराव। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज की कि भैया कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्या मैं पानी पी सकता हूं? ठीक है। क्या आपको मेरी कहानी समझ में आ रही है? मेरी नहीं, मराठाओं की कहानी समझ में आ रही है। देखो किस प्रकार अंग्रेजों ने देश को खोखला, आप समझ रहे हो कितने तेज? मतलब संधि करने के बाद संधि से पलट जाना बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये जो मराठा साम्राज्य था ये इतने क्षेत्र में फैल चुका था। लगभग इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ मराठा साम्राज्य सिमटकर बहुत थोड़े से क्षेत्र में रह गया था। क्योंकि जब मराठा साम्राज्य की हम बात करें, जब मराठा साम्राज्य में क्या होता था? मराठा साम्राज्य इतना आगे कैसे बढ़ा? क्योंकि ये लूट करते थे। मुगलों के बहुत सारे किलों को लूटा इन्होंने। गलत जगह पर इन्होंने हालांकि कभी हाथ नहीं डाला, लेकिन लूटते थे। ये अटैक करते थे, लड़ोखे भयानक अटैक करना, जीत जाना, इस तरह से इन्होंने साम्राज्य बढ़ा। तो कोई भी राजा ऐसे ही बनता है भाई। तो अगर राजा बनना चाहते हो तो दूसरे से छीनना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपने मन के राजा रहो। हाँ कि नहीं? तो इस प्रकार ये राजा बने। लेकिन इनका साथ सबसे ज्यादा जिसने दिया था वो थे पिंडारी। अब पिंडारी की भूमिका समझे। पिंडारी कौन थे? पिंडारी एक ऐसा समुदाय था जिसकी कोई विशेष जाति नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते कि वो ओबीसी थे या एससी थे या एसटी थे या जनरल थे या ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे या वैश्य थे, शूद्र थे। उनकी कोई जाति नहीं थी। वो लड़ने के लिए पैदा होते थे, लड़ते थे, लूटते थे, मराठाओं का साथ देते थे अच्छे पैमाने पर। मराठा जब जब विजयी हुए, मराठा हमेशा ही विजय हुए।
हर विजय में किसने साथ दिया है? पिंडारियों। पिंडारी कौन? एक ऐसी सेना जो मराठाओं के साथ चलती थी। लेकिन पिंडारी कब तक खुश रहे? जब तक मराठा साम्राज्य मजबूत था। मराठा साम्राज्य जब तक मजबूत था, पिंडारियों का पेट भर रहा था, मराठा साम्राज्य के पीछे चलते थे वो। लेकिन अब चूंकि मराठा राजवंश बहुत कमजोर हो चुका है, मराठा साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका है, गद्दी पर बाजीराव द्वितीय बैठा है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की उसके पास शक्ति नहीं है लूटपाट करने की, तो अब पिंडारियों की स्थिति बुरी हो जाती है। वो टुच जाते हैं उसको, कुछ कर तो, थोड़ा कुछ कर तो। अब बाजीराव द्वितीय बोले मैं क्या करूं, अंग्रेजों ने तो मेरे ऊपर इतनी सारी संधि थोप रखी है। पिंडारी भूखे मरने लगते हैं। पिंडारी जब भूखे मरने लगते हैं तो पिंडारी बोलते हैं कि भैया पेशवा तू भाड़ में जा, अब हमको हमारा देखना पड़ेगा। तो पिंडारी यहां से निकलकर जहां तहां छोटे छोटे इलाकों पर क्या करने लगते हैं? अटैक करने लगते हैं। तो जब तक दूसरे छोटी छोटी रियासतों पर अटैक हो रहा था तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन इनके साथ कहानी ये हो जाती है कि ये सीधा अटैक कर देते हैं किसके ऊपर? अंग्रेजों के बेस के ऊपर। अंग्रेजों के जो बेस थे, बेस मतलब मिलिट्री बेस होते हैं ना, कैंप बोल सकते हैं आप, कैंपों पर अटैक किया, लूटपाट करी। अब अंग्रेजों के पास धन था उस समय, धन को लूट, अब वो धन कौन का था? भारतीयों का ही था, तो लूटा। लूटने के बाद बड़ा मजा आया पिंडारियों को। यहां पर वारन हेस्टिंग्स को पता चल गया। हेस्टिंग्स का आरत तेरी दूजा। हेस्टिंग्स ने उठा के सीधा का सीधा क्या करा बेटा, जल्दी बताओ? अटैक करा दिया। जब अटैक कराया तो पिंडारी में भगदड़ मच गई। अब भाई पिंडारी संख्या में कोई बहुत ज्यादा तो थे नहीं, लड़ोके थे, लेकिन यार अंग्रेजी सेना थी, बंदूकें थी, तोपें थी, इनके पास सारी व्यवस्था थी। तो हेस्टिंग्स ने पिंडारियों को जब मारा तो ये दर्द उठ बैठा किसको? बाजीराव द्वितीय को, कि भाई तूने उन्हें क्यों मारा? बाजीराव द्वितीय को क्या उठ बैठा? दर्द, कि तुमने हमारे पिंडारियों को कैसे मतलब ये सब किया, मारा क्यों? तो यहां पर कहानी ये होती है कि जो पेशवा था, पेशवा कौन? बाजीराव द्वितीय, युद्ध का बहुत दबाव बन जाता है, क्योंकि अब गायकवाड़ हो, भोसले हो, सिंधिया हो, सबके सब पेशवा के पास आते हैं और कहते हैं पेशवा अपनी लड़ाई तो ठीक है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि अपन सब खत्म हो जाएंगे और अंग्रेज शासन करेंगे। पेशवा बोलता है बात तो सही है यार, क्या करें, सब एकजुट होते हैं फिर। लेकिन अब तक क्या हो चुकी है? बहुत देर। अब सब एकजुट होते हैं और पेशवा के साथ युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक अप्पाराव भोसले नाम के व्यक्ति आपने सुना होगा, अप्पाराव भोसले, इनकी सेना जाती है तलछटी में, जाके इनकी सेना हार जाती है। उसके बाद फिर होलकर जाते हैं, तो होलकर क्या हो जाते हैं? होलकर भी क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और होलकर हार जाते हैं तो इनके साथ एक संधि होती है। कौन सी संधि? मंदसौर की संधि। कौन सी संधि? अब भोसले वगैरह जो भोसले होते हैं, अप्पाराव भोसले, इनके साथ जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? नागपुर की संधि। नागपुर की संधि, ठीक है। जो सिंधिया लोग होते हैं, सिंधिया, इनके साथ कौन सी संधि होती है? ग्वालियर की संधि। कौन? ये याद रखना भैया, बहुत खतरनाक है, पेपर में 100% पूछेगा, ठीक है। तो कौन कौन सी संधि होगा जल्दी बताएं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भैया? अरे हाँ कि नहीं? यहां पर संधि हुई। अब जब संधि हुई तो आखिरी में बचा कौन? आखिरी में बचा कौन? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो है युद्ध लड़ता है। क्या लड़ता है? युद्ध। युद्ध के तहत रात को अटैक कर देता अंग्रेजों के ऊपर, और उस युद्ध का नाम क्या होता है? कोरेगांव का युद्ध। लेकिन अंग्रेज तो बड़े समझदार थे, पढ़े लिखे थे, प्रशिक्षित थे। अंग्रेजों को पता होता है कि कभी भी अटैक कर सकता, तो वो तैयारी में सो रहे थे रात में जंगल में। कोरेगांव का युद्ध में बाजीराव द्वितीय जो था वो बुरी तरह से हार जाता है और अंग्रेजी सेना के सामने क्या कर देता है? आत्मसमर्पण। पहले तो खूब भागता है मृत्यु को डर से, कि उन्होंने कहा देखो अंग्रेज उड़ा देंगे, निपटा ही देंगे। लेकिन फिर अंग्रेजों के सामने क्या कर देता है? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण जब कर देता है तो कानपुर के पास एक बिठौर नाम का गांव है। कौन सा गांव है? बिठौर। वहां पर अंग्रेज इसे भेज देते हैं और कहते हैं कि आज से पेशवा पद पूरी तरह से क्या होता है? खत्म। और इनका पूरा साम्राज्य किसमें मिला लिया जाता है? अंग्रेजी साम्राज्य में। और यहां पर कानपुर के बिठौर में इसको क्या दी जाती है? पेंशन
कि तू यहाँ इस गांव में रहे और खुश रहे, और पेशवा पद पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म। जब पेशवा पद ही खत्म तो साम्राज्य खत्म, और पूरा साम्राज्य किसमें मिल गया जाता है। इस प्रकार ये होता है कौन सा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध। तो बता, संधियों के बारे में बता दे जल्दी से। सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, कौन सी संधि, सूरत। याद रखना यहाँ पर जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मैंने आपको पढ़ाया कि एक संधि हुई थी कौन सी, मंदसौर की। एक संधि कौन सी हुई थी, ग्वालियर की। एक संधि कौन सी हुई थी, नागपुर की। नागपुर कहां लिख दिया मैंने, ठीक। लेकिन एक मिनट, सबसे पहले बाजीराव के साथ जो संधि हुई थी इस युद्ध में, उस संधि का नाम था पूना की संधि। कौन सी संधि, पूना की संधि। किसका फोन आ रहा है यार इस टाइम पे, कौन लगाता है। चलिए, तो पूना की संधि, मंदसौर की संधि, ग्वालियर की संधि और नागपुर की संधि। ये लाइट पूरा पड़ता है तो बोर्ड पूरा दिख नहीं पाता है यहाँ पर, ठीक है। समझ गए कि नहीं। ये 4 संधियों के बाद कौन सा युद्ध खत्म होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। जितने भी प्रश्न यहां से बन सकते थे, कोशिश की गई है अधिकांश प्रश्नों को शामिल करने की। प्रयास रहा है कि 100% कंटेंट आपको दिया जाए, कुछ भी चीज बाहर ना हो, ठीक। इसी के साथ समाप्त होता है मराठा राजवंश। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।